नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं दिलीप मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। टाइम्स एमपी पर हम आपके साथ मुखातिब हैं। चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि शुरुआती रुझान में सब घर घर जनसंपर्क कर रहे थे, नब्ज टटोल रहे थे लोगों की, कार्यकर्ताओं की। अब कार्यकर्ता भी एक तरह से कहना चाहिए रिदम में आ चुके हैं दोनों पार्टियों के। और दिलीप जी, जनसंपर्क अभियान भी अब सघन हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जैसे कि उम्मीद थी और तीखा होता चला जाएगा। तो अभी आरोपों का दौर तो तीखा हो गया है, अभी पलटवार का थोड़ा इंतज़ार है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं कि आज देवास के कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो हैं प्रदीप चौधरी। और प्रदीप चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे, तमाम पत्रकार भी मौजूद थे, हम भी थे। तो आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस बात पे केंद्रित रही, कुछ झलकियां भी आप देखिएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी भी थे, पूर्व महापौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और 2 बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ चुके जयसिंह ठाकुर, रेखा वर्मा, ये सब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़ चुकी हैं, लेकिन जीत बीजेपी को ही मिली। तमाम ये नेता मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में बहुत गंभीर आरोप आज प्रदीप चौधरी ने लगाए। तो पहले तो शुरुआती जो एक वक्तव्य है वो आप अपना दीजिए, उसके बाद कुछ क्या कहा प्रदीप चौधरी ने दर्शकों को वो भी सुनाएंगे, क्या कहा मनोज राजानी ने वो भी बताएंगे। लेकिन कुल मिला के इसका अब असर क्या पड़ेगा या क्या आगे का परिप्रेक्ष्य अब प्रचार में आप देखते हो, आपका विश्लेषण क्या है? देखिए अरविंद जी, चुनाव शुरू होने के पहले से ही जब प्रदीप चौधरी कैंडिडेट घोषित हुए उसके पहले से ही उन्हें लगभग पता था कि वो चुनाव इस बार लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सीधा हमला जो है राज परिवार पर किया, पहले भी किया उन्होंने। और खास करके एक जो मुद्दा जो जिसको वो बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं कि शहर में जुआ, सट्टा और ड्रग्स माफिया, अवैध शराब माफिया बहुत ज़्यादा हावी हैं। ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि आमजन इससे प्रभावित होता है। और जुआ सट्टा तो निश्चित तौर पर देवास में क्या कानून के चलता भी है, लेकिन के खिलाफ है और अभी तक सालों से उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती आई है, सब कुछ होता आया है, पर वो रुकने का नाम नहीं लेता। सट्टे का कारोबार एक ऐसा कारोबार है, मैं पिछले 25 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, देखा है कि सट्टे का कारोबार, जुए का कारोबार, ये ऐसा कारोबार है कि इसमें अगर हम बात कानून की करें तो बहुत ही मतलब सजा तो नाम मात्र की है। मैं भी वही बात कहना और चाह रहा। इसमें जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस की भी मजबूरी रहती है वहीं थाने से हाथों हाथ जमानत देने की। जी हाँ, क्योंकि बड़ी धाराएं हैं नहीं, बड़ी सजाएं हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में सट्टे के कारोबारी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तत्काल लोग पहुंच जाते हैं, उसकी जमानत करवा के उसको छुड़ा लाते हैं और वो आके फिर अपना सट्टे का कारोबार वही रोके नहीं रुकता है ये। और ये तो हर तरह का सट्टा, क्रिकेट का हो चाहे किसी भी चीज़ का। अब उसको प्रदीप चौधरी ने जैसा कहा कि इसको मैं आते से ही इस पे लगाम लगा दूंगा। उन्होंने 24 घंटे का 24 घंटे का वादा, मतलब इतनी बड़ी बात। उन्होंने कहा है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो इस देवास शहर को सट्टा, अवैध शराब, ड्रग्स माफियाओं से मुक्त करेंगे 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, तो जो उन्होंने कहा, मैं 24 घंटे से थोड़ा कुछ मामलों में 7 दिन भी बोला है, लेकिन हाँ 24 घंटे बोला हो चाहे 7 दिन बोला हो, मैं तो कहता हूँ 1 महीना बोल दो आप, 2 महीना बोल दो, आपने अपना इरादा जाहिर किया है। उन्होंने अपना इरादा साफ साफ जाहिर कर दिया कि वो इन अवैध कारोबारियों के सख्त खिलाफ हैं
और ये चीज़ देवास में नहीं होने देंगे। अच्छा, अब उनका रही बात, जी हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था कि प्रदीप चौधरी अपने जनसंपर्क पर निकले थे और उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, जिसके फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, काफ़ी कुछ चर्चा हुई। काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई थी। उसमें जब काले झंडे दिखाए गए थे तो एक व्यक्ति ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। तो ऐसी स्थिति में उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रदीप चौधरी का ये आरोप है कि उनको एक बार ही नहीं 2 बार काले झंडे दिखाए गए। उसके बाद पथराव हुआ, मतलब उनका सीधा सीधा ये कहना था कि पथराव हुआ या उनसे विवाद करने की कोशिशें हुई। इसे लेकर उन्होंने जो है पुलिस अधीक्षक देवास कलेक्टर और निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। और उन्होंने इस बार पहचान भी जाहिर की है, मतलब नामजद शिकायत, नामजद उन्होंने पहचान जाहिर की। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाम लेकर बताया है कि एक वीरेंद्र उर्फ वीरू, जो सरपंच है इधर विजयगंज मंडी क्षेत्र में, पटलौदा आया कहीं से, तो उसका बताया कि वो व्यक्ति था और उस पर उसके बारे में उनका ये भी कहना था कि ये जो है बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ये जो अवैध कारोबारों में इनकी लिप्तता है। और उन्होंने जो फोटो आज उन्होंने जो दिखाए वो देवास विधायक गायत्री राजे पवार के साथ, विक्रम पवार के साथ ये फोटो दिखाए और उनका ये आरोप था कि ये विधायक के संरक्षण में ये जो हैं असामाजिक तत्व, ये लोग उन्हें डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा हमला बोला, सीधा सीधा हमला बोला। उन्होंने जब एसपी के पास गए तो आज एक बात और है कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक पुलिसकर्मी गनमैन दिया है। अब ये देखना है कि भाई उन्होंने, चूंकि वो शिकायत पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को और निर्वाचन आयोग को कर चुके हैं, तो अब मामला प्रशासन के हाथों में चला जाता है। प्रशासन उसमें जांच, पुलिस और प्रशासन जांच उसका क्या देखेगी क्या मामला है, क्या नहीं मामला। देखिए आज पुलिस प्रशासन देखेगा। हम आपको कुछ अंश दिखाते हैं प्रदीप चौधरी के कि किस किस बिंदु को लेकर उन्होंने, एक तरह से कहना चाहिए, राजनीतिक पारा जो है उसको बढ़ा दिया है। और अब ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अब इंतज़ार इस बात का भी रहेगा कि जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि अभी जगह जगह जो पोस्टर वार चल रहा है उसके अंदर भी उन्होंने जगह जगह जिम्मेदार कौन जी इसको बनाया है मुद्दा। सब तमाम विकृतियां बतलाई हैं सामाजिक जो होती हैं कार्यविधि, उसके अंदर उन्होंने जिम्मेदार कौन, तो ये इसमें ये सब चीज़ें लेके आए हैं। वो ड्रग्स की बात भी बड़ी खतरनाक होती है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि क्या कहा प्रदीप चौधरी ने, क्या कहा शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने। पिछले 40 वर्षों से राजनीति हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करते आए, उस पर जिस तरह कैंडिडेट के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक काले झंडे दिखाए, उसमें कोई मनाही नहीं है, अच्छी बात है। पर जिस तरीके से ध्वंस झपट और पत्थरबाजी की जा रही है, यह अशोभनीय है और लोकतंत्र के लिए मैं इसे घातक मानता हूँ। हिस्ट्री शीटर में रासुका वाले लोग, जिला बदर लोग, अवैध कारोबार में लिप्त लोग खुलेआम, एक जगह तो मुंह ढक कर भी काले झंडे दिखाए गए। भैया जब काले झंडे दिखाना तो मुंह क्यों ढक रहा है? किसी ने हमारे जैसे गाली दी या कुछ करा क्या? लोकतंत्र में मुंह ढकने वालों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। यहाँ तो वो अलगाववादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, मुंह छिपाते हैं। पर ऐसी व्यवस्था को हम जन्म न दें जिससे देवास की शांति भंग हो। साथियों, जब हम शिशु विहार स्कूल के पास में हम निकले, जनसंपर्क लेके हमारा सब पूरी टोली में आगे आगे था, तो जो वहाँ पर एक 24 घंटे दारू का एक अड्डा है, खुला हुआ है, वहाँ पर पहली बार हमारे ऊपर पथराव भी हुआ और झंडे भी दिखाए गए। जब हम दूसरी बार जब हमको काले झंडे दिखाए गए, कौन सा क्षेत्र बोलते हैं उसको, जबरन कॉलोनी बस स्टैंड के ऊपर, कंजर मोहल्ला, तो लिस्टेड गुंडा अपने साथियों सहित वहां पर
बिल्कुल करीब में आगे वो झंडे दिखा रहे, मैंने हंस के उनको जवाब देके मैं फिर भी चला गया। 2 घटनाएं हो गई। तीसरी घटना पटलौदा गांव, वहां पर वीरेंद्र सरपंच, जिसका ये फोटो है इसमें, ये सम्मानीय विधायक पुत्र के साथ में, जो राधोगढ़ हत्याकांड में अभियुक्त है, राधोगढ़ हत्याकांड में अभियुक्त है वीरेंद्र, एकदम पास में आकर उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। हमने नहीं किए, आम जनता ने किए, कुछ पत्रकार साथियों ने किए। तो तीनों घटनाओं में हमने जब देखा, उनको मिलाया, तो कॉमन एक चीज निकली कि ये जुए वाले, दारू वाले और ड्रग्स वाले, तीनों जगह इन्होंने हम पर हमला किया। तो ये थे कांग्रेस से उम्मीदवार प्रदीप चौधरी, और तमाम नेता भी साथ में थे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी और तमाम वरिष्ठ नेता, उन सब की उपस्थिति में उन्होंने अपनी बात कही। इन मुद्दों को लेकर प्रदीप चौधरी एग्रेसिव हैं। उन्होंने कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से कि मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ता रहूंगा। तो ये सब बातें तमाम पत्रकारों के सामने कही जी। अब बात यह है कि दिलचस्प यह है कि आरोप तो लग गए हैं, अब आरोप के बाद क्या होता है राजनीति में वो भी देखना दिलचस्प होगा कि जिनके ऊपर लगाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी, स्वयं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसके ऊपर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, खैर अभी तो उसका इंतज़ार करना होगा। एक मीडिया, जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हम भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से कहना कुछ ज़्यादा जल्दबाजी होगी। रहा सवाल इस बात का कि जो उन्होंने कहा है तमाम चीज़ें, तो टाइम्स एमपी की तरफ से हमने भी सवाल पूछा था, राजा सेवक, बिल्कुल, तब हमने उनसे पूछा था कि 40 साल का इतिहास या 50 साल का इतिहास की बात करें, सरकार किसी की भी रही हो, वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो या अन्य पार्टियों की रही हो, पूरी दुनिया में कह लें, पूरे देश में कह लें, ये जो कारोबार है वो कभी रुके नहीं हैं। और विरोध का जो झंडा आज बुलंद किया है, एक समाज सेवी होने के नाते ये पहले भी झंडा कई बार बुलंद हो सकता था, लेकिन ठीक है, चुनाव में ये सब बातें उभर के सामने आती हैं। और इसके अब वो जो लोग पहले किसी पार्टी में थे, छोड़ के इस पार्टी में आए, उन्होंने, उनका इशारा अपन समझ रहे थे। तो यदि ऐसा है तो जब आप केंद्र बिंदु थे या आपकी पार्टी केंद्र में थी, तो क्या ऐसा तो नहीं था कि सब कुछ बिल्कुल पाक साफ था? तो प्रदीप चौधरी ने ये भी कहा कि पीछे कुछ भी रहा हो, बिल्कुल आगे नहीं होगा। आपको ध्यान होगा ये उन्होंने कहा, मतलब एक तरह से बचने की कोशिश की। इसमें तो ये तो वो जगह है कि सभी कटघरे में है, एक जनता जानती है अच्छे से कि कौन की पार्टी में कौन करता है, कौन कहां से आता है, कौन कहां जाता है, क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों जाता है। आपको एक चीज और बता दूं, आपने ध्यान दिया होगा, एक सवाल और हुआ था कि प्रदीप चौधरी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में वहां जो कुछ लोग बैठे थे, उनमें भी एक सट्टा कारोबारी जो कुछ दिन पहले ही जिसके खिलाफ प्रकरण कायम हुआ है, वो कांग्रेस से पार्षद रहे हैं और सट्टे में इन्वॉल्व कहा ना पकड़े गए थे। तो उनका फोटो आया, तो फिर उन्होंने, प्रदीप चौधरी ने आज स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। ये सबसे सीधा सवाल का जवाब यही होता है। और अभी आपने जिनके फोटो दिखाए हैं, तो ना जाने कहाँ कहाँ के फोटो किस किस के साथ हमेशा चलते रहे हैं, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं उसको ये नहीं कह रहे कि कोई सपोर्ट कह रहे हैं या कोई बचाव कर रहे हैं, ये होता रहा है। ये जनता अब इसको बड़ा कैजुअल ले लेती है बातों को। प्रश्न ये उठता है कि आपने जो कदम उठाने की बात कही है, वो कदम आप अगर चुन लिए जाते हैं तो उठाएंगे, ये बात दिलचस्प है। और हाँ, वो राजा महाराजा की बात आई, ठीक है, वो एक सीधा सा उन्होंने कह दिया कि मैं किसी को राजा नहीं मानता, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को इस तरह के अधिकार नहीं दे दिए गए हैं जो हैं, अब सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। तभी तो जनता की अदालत में जाना पड़ता है, राजा हो क्या रंक हो, उसको जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो सवाल हमारी तरफ से ये भी गया कि जब आज़ादी मिली देश को, तो जो राजा रियासत थी, वो सारी रियासत के अंदर अधिकांश घराने जो है राजनीति की तरफ मुड़ गए थे। उस ज़माने में ज़्यादातर लोग कांग्रेस में हुआ करते थे। अब बीजेपी काफ़ी समय से सत्ता में रही है, तो कुछ राजा महाराजा जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। तो राजा महाराजा तो दोनों पार्टी में मिलते हैं,
तो जहाँ पर भी परंपरागत रूप से उन्हें राजा महाराजा बोला जाता है, तो हमने पूछा कि दिग्गी राजा कहा जाता है, दिग्विजय सिंह, राजा मांडा, अर्जुन सिंह जी खुद अपने एक राज परिवार से, एक जमींदार और राज परिवार से ताल्लुकात रखते थे, इसमें तो कोई बात नहीं है, वो तो है ही परंपरागत रूप से। और टी.एन. सिंहदेव छत्तीसगढ़ में राजा, बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले उधर थे तो महाराजा, अब इधर से महाराजा। तो क्या जवाब दिया? जवाब यही दिया कि मैं दिग्विजय सिंह जी को भी राजा नहीं कहता, बिल्कुल, मैं उनको साहब कहता हूँ, राजा नहीं कहता। तो सीधा सीधा उन्होंने ये बात कह दी है, तो बात वही हो गई, राजा और सेवक वो वहीं टिके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनका चुनाव का जो है, सबसे बड़ी बात यह कि जब से वो चुनाव के पहले दिन से ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर मुद्दा यही बनाया कि राजा चाहिए या सेवक, और उनने मुद्दा ये कह दिया कि राजा ही अगर सेवा करता है बिल्कुल। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका ये आया है कि राजा ही सेवक बन के जमीन पे उतरा है और सेवा कर रहा है, तो सेवक तो वो भी है, ये उधर से बोला गया। बिल्कुल। तो हम तो आपको ये बता रहे हैं कि इधर से क्या बोला, इधर से क्या बोला। हमारा काम है जो बोला वो आप तक रखें, क्योंकि कई तरह की खबरें होती हैं, दर्शकों आप तक पहुंचती हैं, कई नहीं पहुंचती हैं। और अगर हमारी बातचीत के माध्यम से आप तक जो भी बात हमने पहुंचाई है, उम्मीद करते हैं इस पे आप अपनी राय भी बनाएंगे, प्रतिक्रिया भी देंगे, कमेंट्स बॉक्स में भी बात रखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे जो प्रभाव हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके परिणाम के बीच अगर हम बात करें तो कैसे वो प्रभावित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये तमाम चीज़ें अब आगे चलेंगी। समय समय पर हम आपके सामने वो विश्लेषण भी लेकर आएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।